This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोगों ने मार्च 2023 स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक हो गया। और हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करें कि हमें हेल्प हो कि हम एग्जाम में भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को जरूर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह मेहनत करते रहिएगा। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जब काबिश करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर उसको उसकी मेहनत को रायगा नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, असा अल्लाह अकून बिदुआ रब्बी शकिया, मैंने जब भी अपने रब से मांगा मेरे रब ने मुझे नामुराद नहीं लौटाया। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद से रब से मांगिएगा तो मेरा रब आप सब लोगों को जरूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। बच्चे, बगैर टाइम जाया किए हम लोग पेपर के डिस्कशन शुरू करते हैं। बच्चे, 3 आवर्स में 100 मार्क्स का हमने पेपर सॉल्व करना है। एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट्स। ऑलरेडी मैं आपके साथ इसकी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब इंस्ट्रक्शन क्या है। 9 क्वेश्चन ही मौजूद है इस पेपर में, सारे के सारे हमें हल करने हैं। ब्लैक बॉल पेन यूज करनी है हमें। ब्लैक के अलावा कोई और कलर हमारे लिए एग्जाम में अलाउ नहीं होता। एमसीक्यूज भी आपने आंसर शीट पे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व नहीं करने। ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास आ जाना है, आपने एमसीक्यूज आंसर शीट पे सॉल्व करने। ये तो थी इंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है आपके पेपर के 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। ये 2 सेक्शन है आपके इस पेपर के। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, और सेक्शन बी में रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं। हमने कहा था हमने 5 to 7 मिनट्स में ये देखना है कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक एग्जामिनर ने हमसे पूछे होंगे, ठीक है जी। जैसा कि सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, यकम जनवरी में जेडएल ने परचेज किए 1.5 मिलियन बॉन्ड्स, कॉपर लिमिटेड के फेस वैल्यू है। हमें लग रहा है ये आईएफआरएस 9 का सवाल है, पेपर में आ गया। इसका बी पार्ट भी इशूड 2 मिलियन, ये भी आईएफआरएस 9 का ही है। अच्छा जी, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, कोड का सवाल है। 8 नंबर का कोड पूछा गया है। देखिए कम नंबर का नहीं है, अच्छा खासा है, और पैटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें तो फ्री के मार्क्स हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे रेलिवेंट है, जल्दी जल्दी से क्विकली हमने गो थ्रू करते चले जाना है, और हमने ये डिसाइड करते जाना है कि ये सवाल किस टॉपिक से एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। जी बच्चे, आईएफआरएस जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द, ठीक है, manufacturers may include the following contracts during the year ended, entered into a contract with full, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट क्रूज शिप्स, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आईएफआरएस 15 का क्वेश्चन है। ए पार्ट से तो यही, वन पार्ट से तो यही महसूस हो रहा है। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बीटा लिमिटेड के साथ 3 फिशिंग बोट्स, ये भी आईएफआरएस 15 का है। सोल्ड अ लग्जरी यॉट गैमा लिमिटेड, जी बच्चे आईएफआरएस 15 का क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4
यकम जनवरी यूनियम लिमिटेड ने कंप्लीट किया इंस्टॉलेशन एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जिसको डिसमेंटल करना है एट द एंड ऑफ 8 ईयर यूजफुल लाइफ। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है जी बच्चे। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, जी ये इफ्रिक 1 का क्वेश्चन मौजूद है। देखिए आपको पता चल रहा है, अगर आपने सही तरीके से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आपको कुछ ही इंफॉर्मेशन पढ़ के पता चल जाता है। अहमद एक फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, रिसेंटली रिटर्न पाकिस्तान। अच्छा जी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट फाइनल अकाउंट। टॉपिक का पता चलता जा रहा है। एमसीक्यूज 6 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, जनरल एंट्रीज जीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट एलएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जी डीलर स्पेशलाइज्ड इंजन्स, जीएल एक्वायर्स सच इंजन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, कॉस्ट इतना, ये ठीक है। लीज्ड एन इंजन, आईएफआरएस 16, शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, ये तो कंसोलिडेशन हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था फर्स्ट 1 लेक्चर में। कौन सा टॉपिक, कंसोलिडेशन जी, सबसे लास्ट में इनकम टैक्स, आई एस 12 और इनकम टैक्स। आपको पता चल गया टॉपिक कौन कौन से आए। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमें फर्स्ट पे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। सेकंड पे, थर्ड पे हमने डिसाइड करना। अभी मैं नंबर्स लिखने बैठ जाऊं, मैं अभी आप लोगों के सामने फर्स्ट 1 क्वेश्चन मैं प्रेफर करूंगा कि हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है जी बच्चे। तो डिस्कशन शुरू करते हैं एमसीक्यूज के बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 6 को इस पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एज पर आईएफआरएस 8, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट इज आइडेंटिफाइड न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट करंट ईयर। पिछले साल वो रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं था, इस साल वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बना। याद है क्लास में भी डिस्कस किया था हमने, पिछले साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, इस साल वो रिपोर्टिंग सेगमेंट बना। was not required to be reported separately in prior year। प्रायर ईयर में तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उसको रिपोर्ट किया जाए एज ए रिपोर्टिंग सेगमेंट, क्योंकि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहा था। अब आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, रिपोर्टिंग दिस न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब याद कीजिएगा जरा, मुझे खुद से बताएं। हमने कहा था लास्ट टाइम वो रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं था, इस साल वो रिपोर्टेबल सेगमेंट बना, तो करंट ईयर रिपोर्टेबल सेगमेंट भी बनाएंगे, सेपरेटली रिपोर्ट भी करेंगे और कंपैरेटिव को रीस्टेट भी करेंगे। याद है ना आपको ये बात? बस इसी बात की बेसिस के ऊपर हमने ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। ए, इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन द करंट ईयर, ये बात बिल्कुल ठीक। एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शैल बी रीस्टेटेड, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगली भी पढ़ के देख लेते हैं। इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन द करंट ईयर, ये भी ठीक है। एंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रीस्टेटेड, ये गलत बात। अगली बात गलत। इट शैल नॉट बी रिपोर्टेड, ये भी गलत बात। इट शैल बी रिपोर्टेड ओनली व्हेन द क्राइटेरिया इज मेट फॉर 2 कंसेक्टिव, ये तो बात हमने कहीं भी नहीं पढ़ी, ये भी बात गलत। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? ए ऑप्शन। फ्री के मार्क्स है ना ये जी, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर कामयाब करेगा। अच्छा बच्चे, सेकंड में, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक एनालिसिस किया गया एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। आपको पता है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दो तरह से बनती है। एक होते हैं एक्सपेंसेस बाय नेचर, नेचर के लिहाज से, नेचर के लिहाज से एक्सपेंसेस कैसे, जैसे डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा, ये बाय नेचर है। एक होता है बाय फंक्शन, फंक्शन ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, ये बाय फंक्शन हो जाएंगे। अच्छा, अब
क्या कहा जा रहा है, एनालिसिस किया जाता है एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, कंपनीज एक्ट बाय नेचर या बाय फंक्शन, बताइएगा, बाय फंक्शन, लेकिन नेचर को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जाता है। नेचर को कैसे बताया जाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता दिया जाता है कि डेप्रिसिएशन इतनी यहाँ चार्ज किया, इतनी यहाँ चार्ज किया, इतनी यहाँ चार्ज किया, टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा ये है। तो ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ये बात ये आप लोगों ने याद रखनी है, बाय फंक्शन है और विद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन नेचर। तो ये सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये भी बात नहीं है, और ये क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंस, ये नेचर नहीं है, बाय फंक्शन रिपोर्ट करता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, ठीक हो गया ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए। तो ये बात सेकंड वन की, सी ऑप्शन ठीक है। Which of the following statement under the Companies Act 2017 is या करेक्ट, एक या एक से ज्यादा करेक्ट होगी। अब इन दोनों में से बताइएगा। क्लासिफिकेशन कंपनी की बेस करती है करंट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, क्लासिफिकेशन के लिहाज से ना तीन बातें हैं, याद रखिएगा। पहले मैं वो तीन बातें बता दूं, फिर उसके बाद इस एमसीक्यूज को हम जरा सॉल्व करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिहाज से तीन बातें इंतहाई अहम है, याद रखिएगा। पहली बात, क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन बेस करती है पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे। याद रखना है, क्लासिफिकेशन किस पे बेस करेगी, पिछले साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल, करंट ईयर की बेस पे नहीं होती। आपने इस साल ये क्लासिफाई करना है, ये स्मॉल साइज एंटिटीज है, पब्लिक इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन है, या लार्ज साइज कंपनीज हैं, मीडियम साइज कंपनीज हैं, स्मॉल साइज कंपनीज हैं, चार ही क्लासिफिकेशन होती है ना। पहले हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, फिर हम कहते हैं लार्ज साइज कंपनी, फिर हम कहते हैं मीडियम साइज, फिर हम कहते हैं स्मॉल साइज। ये क्राइटेरिया बेस करेगा प्रीवियस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे। करंट ईयर तो ड्राफ्ट है, अभी तो ऑडिट अभी हम करवाना है, बीइंग अकाउंटेंट बात कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन चेंज हो जाए, कैन बी चेंज, क्लासिफिकेशन कैन बी चेंज हो सकती है, लेकिन जब चेंज की बारी आई तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, कैन बी चेंज, कब चेंज होगी, जब प्रीवियस क्राइटेरिया 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक फुलफिल ना हो, वेयर इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया। जो प्रीवियस क्राइटेरिया मीट किया था ना, वो क्राइटेरिया मीट ना करे, ठीक है जी। प्रीवियस क्राइटेरिया कितने सालों तक, 4 consecutive ईयर्स, कितने सालों तक, 2 सालों तक। तीसरी बात, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हम जब भी वर्ड बोला करते थे ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे होता है, ठीक है जी। तो ये हम एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन मंथली बेसिस, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन मंथली बेसिस। हर महीने में कुछ एक एम्प्लॉय नया भी आ सकता है, कुछ छोड़ के भी जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, लेकिन किस बेसिस पे, मंथली, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑन मंथली बेसिस। ये तीन बातें याद रखनी है क्लासिफिकेशन के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, बेस करेगा प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे, चेंज हो सकता है जब ये मीट ना करे क्राइटेरिया, लेकिन 2 कंसेक्टिव ईयर्स
पिछले साल लेट्स सपोज 2021 में क्राइटेरिया मीट कर गया, 2022 में भी नहीं किया, 2023 में भी नहीं किया, फिर क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती है। 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक मीट ना करे फिर क्लासिफिकेशन चेंज होगी। और जब भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात होगी वो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होगा, और एवरेज किसकी बेसिस पे कैलकुलेट करना है, मंथ बेसिस के ऊपर। अब हम सवाल को देखते हैं जी बच्चे। सवाल क्या है, which of the following statement under the Companies Act 2017 is or are correct? क्लासिफिकेशन कंपनी की shall be based on current year audited financial statement। बात ठीक है या गलत? शाबाश, नहीं ठीक। क्लासिफिकेशन कंपनी की कैन बी चेंज की जा सकती है where it does not fall under the previous criteria for 2 consecutive years। बताए ठीक है या गलत? बिल्कुल सही। तो पहली गलत, दूसरी ठीक। अब आपने बताना है पहली करेक्ट है, नहीं गलत। ओनली 2 इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी, यही ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन। बोथ आर करेक्ट ये भी बनती नहीं है, नन इज करेक्ट ये भी नहीं बनती। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट फोर्थ वन, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स विद सेम कस्टमर। 2 या 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक ही कस्टमर के साथ इन्हें कंबाइन किया जा सकता है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, अगर ये क्राइटेरिया मीट कर जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया? वो कौन सा क्राइटेरिया है जो कि क्राइटेरिया है ही नहीं है IFRS 15 के मुताबिक। कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट किया जाए एज ए पैकेज और सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के तौर पे, बिल्कुल ये क्राइटेरिया है। लेकिन उसने पूछा था ना हो क्राइटेरिया, नॉट वाली बात बतानी है। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पे की जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस पे डिपेंड करेगी अदर कॉन्ट्रैक्ट की, ये भी क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है हमने, ये भी क्राइटेरिया है। बीटा ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उसने कहा नहीं हो। गुड्स आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, अलहदा बेची जाती हैं, और कस्टमर जनरली बेनिफिट हासिल करता है उन गुड्स से ऑन इट्स ओन। इसका मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ये क्राइटेरिया नहीं पड़ा, ये नहीं है क्राइटेरिया, और यही पूछ रहा था। गुड्स प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी गुड्स हैं वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में ही पूरी होनी है। ये तो क्राइटेरिया हमने पढ़ा हुआ है, उन्होंने पूछा था नहीं क्राइटेरिया है ये उसका। ठीक हो गया जी बच्चे, तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन। फिफ्थ वन, एक कंपनी ने एक्सचेंज किया अपने इंटेंजिबल एसेट को जिसकी फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू 15 मिलियन और 13.6 मिलियन रिस्पेक्टिव। कैरिंग अमाउंट है 15, फेयर वैल्यू 13.6, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो एक्सचेंज किया जा रहा है एक नए इंटेंजिबल एसेट के साथ जिसकी फेयर वैल्यू है 18 मिलियन। ठीक हो गया, ये है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड। अब ये दोनों बातें आ गई है, मैं पूरा नाम लिखूंगा, एसेट एक्वायर्ड, और ये है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप जो हम छोड़ रहे हैं। अच्छा जी, एक अमाउंट 3.2 मिलियन की ये है एडिशनल कैश पे किया जाएगा। If this transaction lack commercial substance, cost of the intangible asset acquired would be measured at। आपने कॉस्ट बतानी है इंटेंजिबल एसेट की क्या होगी। अब मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ, 3 बातें हमने पढ़ी हुई हैं एक्सचेंज के केस में। सबसे पहले हमने मेजर करना है नए वाले एसेट को फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश कंसिडरेशन। दूसरा, अगर एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू मौजूद नहीं है या ज्यादा एविडेंट नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पे मेजर करना है प्लस कैश कंसिडरेशन। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपके लिए फेयर वैल्यू कोई भी डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश कंसिडरेशन। पता है ना आपको? अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप मौजूद है तो हम इस पे प्रेफर करेंगे। ये कितनी वैल्यू है? ये है 13.6 प्लस कैश कितना पे किया जा रहा है 3.2, दोनों को सम करें क्या फिगर आएगी 16.8 मिलियन। जी बच्चे, अब देखें कैलकुलेट करें कौन सी। जी बच्चे, बीटा ऑप्शन, यही फिगर बन रही है हमारे पास। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले जी नेक्स्ट। Which of the following statement is या are correct under IAS 21?
एक एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, नहीं, गलत बात, एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती हैं। एक कंपनी जिसकी एक पेरेंट कंपनी यूनाइटेड किंगडम में है, वो पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, रिपोर्ट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, और यूनाइटेड किंगडम में फॉर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए भी प्रेजेंट करेगी। तो एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती हैं। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी, कोई भी करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा होगी वो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। तो अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है? ओनली वन इज करेक्ट, गलत बात। ओनली टू इज करेक्ट, ये ठीक है। बोथ भी नहीं है, नन भी नहीं है। कितना आसान है एमसीक्यूज को सॉल्व करके मार्क्स गेन करना। ज्यादा से ज्यादा एक या दो एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगी ना। चले बच्चे, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर, उसे अकाउंट फॉर कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट जो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड हो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मेजर होगी, आईएएस 20 के मुताबिक मेजर किया जाएगा उस ग्रांट को। ठीक हो गया जी बच्चे, ये तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको वैसे ही आता है। अच्छा, which two of the following elements are not included within the definition of control? कंट्रोल की डेफिनेशन में कौन सी बात शामिल नहीं होगी, वो आपने बताना। कंट्रोल के अंदर कौन सी बात मौजूद नहीं है, वो आपने बतानी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कंट्रोल में कौन सी बातें होती हैं, कंट्रोल में तीन बातें होती हैं। पार ओवर द इन्वेस्टी, याद रख लीजिएगा, तीन बातें। कितनी बातें? पार ओवर द इन्वेस्टी, वो तीन बातें मैं लिख देता हूं यहाँ। कंट्रोल की डेफिनेशन में तीन बातें। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न किसकी वजह से? फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट। किसके साथ? विद द इन्वेस्टी। अच्छा जी बच्चे, थर्ड वन, द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर टू affect the amount of returns। कंट्रोल में तीन बातें ये शामिल होती हैं। पहली बात, पार ओवर द इन्वेस्टी। दूसरी बात, एक्सपोजर या राइट होगा वेरिएबल रिटर्न पे इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसके साथ? इन्वेस्टी। एबिलिटी है कि आप अपनी पार यूज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिटर्न को अफेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। ये कंट्रोल में तीन बातें ही होंगी अगर कंट्रोल की डेफिनेशन देखें। तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? विच टू, दो बतानी है एलिमेंट्स जो शामिल नहीं है। याद रखना, गलती ना कर दीजिएगा, शामिल है वाले नहीं बताने, जो नहीं है वो बताने डेफिनेशन। अच्छा जी बच्चे, पहला पॉइंट, पार टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज। ये तो बात हमने कहीं नहीं पढ़ी, पढ़िए। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज नहीं, ये तो नहीं पढ़ी। पार ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न, ये बात होती है, इन्वेस्टर्स रिटर्न। एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, ये भी बात होती है।
ये दो बातें होती हैं, उन्होंने कहा वो नहीं बतानी, जो नहीं होती वो बतानी। होल्डिंग द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, ये बात तो नहीं पढ़ाई मैंने आपको भी, और वैसे भी आपने नहीं पढ़ी हुई। तो ये ए और डेल्टा, ये दोनों अल्फा और डेल्टा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। पार्ट टू पार्टिसिपेट, ये नहीं है। पार ओवर द इन्वेस्टी है, जो अफेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स के रिटर्न। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये बच्चे बीटा और चार्ली ऑप्शन होती है, लेकिन इस सवाल में उन्होंने कहा था जो नहीं होती वो बतानी है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट, इन दोनों में से कौन सी कॉस्ट डेवलपमेंट की वेबसाइट की कैपिटलाइज की जाएगी। डिफाइनिंग हार्डवेयर, हार्डवेयर तो आईएएस 16 के मुताबिक रिकॉर्ड होता है। अच्छा, डिफाइन करना यहाँ पे, शाबाश, डेफिनेशन है, वो तो नहीं है, वो तो फिजिबिलिटी में चला जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। स्ट्रेस टेस्टिंग, आपने वेबसाइट बना ली, आप देखते हैं वेबसाइट कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है, ये है। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, ये तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स तो हमारी रिसर्च फेज समझी जाती है, ये तो नहीं है। ग्राफिकल डिजाइन डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइन की डेवलपमेंट ये वेबसाइट के कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। 632 में हमने ये बात पढ़ी है, तो ये 632 का है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद 10th वन एमसीक्यूज है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द एडजस्टिंग इवेंट, आपने बताना कौन सा इन दोनों में से एडजस्टिंग इवेंट है। पहला एडजस्टिंग इवेंट आपको पता है ना, जिसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती हो। एक कंपनी ने एक एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कस्टमर के साथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, उस केस की जो कि रिपोर्टिंग डेट से पहले लॉन्च हो चुका हुआ था। कंडीशन एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पे, एडजस्टिंग इवेंट। A decline in the fair value of investment between the end of the reporting date and the date when the financial statement are authorized for issue, क्या रिपोर्टिंग डेट पे इसकी कंडीशन मौजूद थी? नहीं, रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुई है। ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है। डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेंगे अगर ये मटेरियल हुआ तो। एक कंपनी प्रोविजन कर मेंटेन कर रही है damages की in this pending suit which was decided by the court after the reporting date with the same amount of damages। रिपोर्टिंग डेट पे ये केस मौजूद नहीं था, ये रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुआ है। नहीं, पढ़ो जरा अच्छे तरीके से। एक कंपनी ने एक प्रोविजन, अ कंपनी मेड अ प्रोविजन फॉर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेंडिंग सूट। रिपोर्टिंग डेट पे पेंडिंग सूट की प्रोविजन रिकॉर्ड कर रही है कंपनी। वो केस जो कि रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड हुआ है, चाहे रिपोर्टिंग डेट के बाद डिसाइड हुआ, क्या रिपोर्टिंग डेट पे उसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है? जी बिल्कुल करती है। तो कौन सा इवेंट हुआ? एडजस्टिंग इवेंट हुआ। डायरेक्टर्स अप्रूव द प्लान टू क्लोज डाउन, अप्रूव द प्लान कि उन्होंने बंद कर देना है मेजर सेगमेंट बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, बट अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक वाज मेड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। हमने कहा था प्लान बना लेना काफी नहीं है, फॉर्मल प्लानिंग होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए, और फिर पब्लिक कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों काम हुए फिर वो एडजस्टिंग इवेंट होगा रिपोर्टिंग डेट से पहले। तो ये तीनों काम रिपोर्टिंग डेट से पहले नहीं हुए तो कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो ये किसका टॉपिक हुआ बच्चे? आईएएस 10 का टॉपिक है। क्लियर है जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? तो बच्चे हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो पहला सवाल देख लिया आपने, कितना आसान सा। अब हम ऐसा करते हैं, सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते चले जाते हैं, और बाकी जितने पेपर्स जिस तरह से भी है मैं पैटर्न भी आपको बता दूँ। ठीक हो गया? मैंने कि जैसे कि आपको पहले भी बताया, बहुत अच्छे से कम अच्छे की तरफ आपने मूव करना है। जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले नंबर पे, उससे कम वाला उसके बाद, और इसी तरह से आपने मूव करते चले जाना। जी क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हम डिस्कस करने लगे हैं। जी बच्चे, IFRS 9 का ये क्वेश्चन है। जिंक लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 1 जनवरी 2022 को ZL ने परचेज किया। परचेज है तो फाइनेंशियल एसेट। 1 बिलियन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स है तो डेट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। फेस वैल्यू 100 ईच है। प्रीमियम दिया जा रहा है 5 रुपए का ईच। मेच्योरिटी है 5 साल की। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स की 2 रुपए ईच है। कूपन इंटरेस्ट रेट 13% पर एनम है।
एनुअली 31 दिसंबर को, जबकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 11.1% पर एनम। इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। 31 दिसंबर 2022 को बॉन्ड्स कोट किए गए 103 रुपए पे स्टॉक एक्सचेंज में। ये आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब आपसे कहा जा रहा है इसकी जनरल एंट्रीज पोस्ट करें किताबों में 31 दिसंबर 2022 में, जैसा कि हमने पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी। तो फर्स्ट वन की जनरल एंट्रीज पोस्ट करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम जनवरी 2022 को परचेज किया गया। ठीक है, मैं साथ साथ इसकी वर्किंग भी करता जाऊंगा, साथ साथ इसकी एंट्रीज भी पोस्ट करता चला जाऊंगा। ठीक है, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है यकम जनवरी 2022। एंट्री क्या होगी बच्चे? एंट्री होगी फाइनेंशियल एसेट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे बच्चे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है जरा मैं वो आपको बताता हूँ। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआईओ हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। फेयर वैल्यू, अब कितने मिलियन शेयर्स हैं? 1.5 मिलियन शेयर्स। कितने? 1.5। अच्छा बच्चे, फेस वैल्यू उसकी 100 है और प्रीमियम है 5 रुपए का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? चलो ये भी हो गई बच्चे बात। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1.5 मिलियन शेयर्स हैं और हर एक पे 2 रुपीज की। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। 1.5 इंटू 100 प्लस 5 प्लस 2, तो ये कितना बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा 107। ये टोटल क्या आ जाएगा? 107। एक मिनट मैं कैलकुलेटर पकड़ लूं तो फिर ताकि मैं साथ साथ इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर भी लिख पाऊं। ठीक हो गया? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, 1.5 इंटू 107, ये फिगर कितनी आ गई? 160.5। कितनी फिगर है? 160.5। तो बच्चे एंट्री क्या पोस्ट होगी? 160.5। 160.5। एनालिसिस क्या हुआ बच्चे? एक तरफ एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ एसेट कम हो गया। ये पहली एंट्री आपने पोस्ट कर, जनरल एंट्री। क्लियर हो गया जी बच्चे? ये पहली एंट्री पोस्ट होगी यकम जनवरी 2022 को। अच्छा, उसके बाद पूरा साल मुकम्मल हो गया। अब एंट्री पोस्ट होनी है 31 दिसंबर 2022 पे। आपको पता है ना, अगर हम मेजर कर रहे हो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो तो इफेक्टिव रेट की मदद से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, वो याद रखना है, वो किसकी मदद से? इफेक्टिव। तो मैं क्वेश्चन पेपर पे ही इसकी वर्किंग, इसका वो शेड्यूल बनाने लगा। तो ये यहीं पे आप लिख लीजिएगा इसका शेड्यूल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर 1 2। हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता है इसका मेच्योरिटी डेट 5 ईयर्स। तो हमें 1 तक ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू हमारे पास पहले साल के एंड तक की ही है। ओपनिंग बैलेंस, इसी तरह से इंटरेस्ट एट इफेक्टिव रेट रिसीव्ड, और लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, फर्स्ट
बैलेंस कितना है 160.5। अच्छा, इफेक्टिव रेट की कितनी है 11.1% और कूपन रेट है 13%। आपको पता है इफेक्टिव रेट ओपनिंग बैलेंस पे अप्लाई होना है ना, 160.5 इंटू 0.11, ये आ गई फिगर 17.82, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, फिगर बन रही है 17.8155। इंटरेस्ट रेट आपको पता है रिसीव जो है वो कूपन रेट पे अप्लाई होता है, और बच्चे कूपन रेट फेस वैल्यू पे अप्लाई करना है आपने। तो जी बच्चे फेस वैल्यू कितनी है इसकी, फेस वैल्यू तो 100 है, 100 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, 150 हो गई, 150 13%, तो कितनी फिगर बनी बच्चे 19.5। अब नेट ऑफ कर लीजिएगा, 160.5 प्लस 17.82 माइनस 19.5, फिगर कितनी आ जाएगी 158.82, 158.82, ये क्लोजिंग बैलेंस बना। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो ये अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी और ये अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक में रिकॉर्ड होगी। तो 17.82, तो बच्चे हम इसकी एंट्री पोस्ट करने लगे हैं। इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं बच्चे, क्या एंट्री पोस्ट होगी इसकी एंट्री पोस्ट होगी फाइनेंशियल एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस 17.82, 17.82, दूसरी एंट्री हमने ये पोस्ट कर दी। एनालिसिस क्या हुआ, एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ इनकम बढ़ गई। ठीक है जी। इसके बाद फिर बच्चे अगेन इसी डेट पे एंट्री पोस्ट होगी 31 दिसंबर 2022। बच्चे एंट्री क्या पोस्ट होगी, बैंक डेबिट फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट, कितने से बच्चे 19.5, 19.5। एनालिसिस क्या होगा, एक तरफ बच्चे एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ बच्चे एसेट कम हो गया। देखिए ये फिगर हमने कैलकुलेट की हुई है ना, रिसीव की भी एंट्री पोस्ट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी एंट्री पोस्ट कर दी, अब रह गई फेयर वैल्यू की। ठीक हो गया। अच्छा, अब बचे ये क्लोजिंग बैलेंस है, पहले हम जरा कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू। देखिए ये सिंपल वर्किंग हो जाएगी यहाँ पे, अगर शेड्यूल एक से ज्यादा सालों का होता, फेयर वैल्यू गिवन होता, तो फिर हमें इसका सेकंड शेड्यूल भी बनाना पड़ना था। अब जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग कर लेते हैं। देखें रिपोर्टिंग डेट पे उसने हमें फिगर बता दिया 103, फिगर बताई है, तो बच्चे 1.5 मिलियन इंटू 103 कैलकुलेट करके बताइएगा फेयर वैल्यू की फिगर कितनी बन रही है। 1.5 इंटू 103, फेयर वैल्यू की फिगर है 154.5, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमने कैलकुलेट किया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया हुआ है 158.82। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस लॉस आ गया है, बैलेंस तो ये था, अब बैलेंस कम हो गया, डिक्रीज कर गया ये बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस कितना है बच्चे, लॉस लेते हैं 158.82, तो लॉस की अमाउंट आ गई 4.32, 4.32 का लॉस। ठीक हो गया जी बच्चे। अब 4.32 से लॉस रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल है ना, तो जी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के मॉडल से बच्चे 31 दिसंबर 2022 क्या एंट्री पोस्ट करेंगे बच्चे, ये लॉस है ओसीआई में रिकॉर्ड होना है, फेयर वैल्यू लॉस, और कहाँ रिकॉर्ड करना है ओसीआई में, कितने से बच्चे 4.32 से, कितने से 4.32 से। अच्छा, और साथ क्रेडिट किसे करेंगे, फाइनेंशियल एसेट को 4.32, ये एंट्री मुकम्मल हो गई। एनालिसिस क्या होगा बच्चे, एनालिसिस होगा एक तरफ बच्चे एक्सपेंस बढ़ गया, बेसिकली ये इक्विटी डिक्रीज हो रही है ना, ओसीआई में हमने रिकॉर्ड कर दिया, और दूसरी तरफ एसेट, हमारा एसेट क्या हो गया डिक्रीज कर गया। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये मैं इस तरह से आपके सामने लिख देता हूँ।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? तो ये बच्चे 4 एंट्रीज हैं। हमने जब मार्किंग स्कीम देखी थी तो हमने कहा था इन 4 एंट्रीज में हर एंट्री के एक नंबर है। कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन? देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया होगा। अच्छा, इसका अब दूसरा पार्ट भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, 1 जुलाई 2022 को जेडल ने इशू किया, इशूड। अब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट? अगर तो डेट है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी है तो इक्विटी हो जाएगी। 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस, डेट आ गया जी। 10% कूपन रेट हो गया। फेस वैल्यू 100 ईच है। डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है 10 का डिस्काउंट है तो कितने में इशू होगा? 90 पे। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इस शेयर्स को, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने में 3 मिलियन की हुई है। जेडल मेजर करता है इन शेयर्स को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे। इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगी। 31 दिसंबर 2022 को शेयर्स मार्केट में कोट किए जा रहे हैं 80 ईच और एस्टिमेट है 70% रिडक्शन इन फेयर वैल्यू ड्यू टू ड्रॉप इन जेडल्स क्रेडिट रेटिंग। इसकी क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है। डिविडेंड 2022 के दौरान कोई डिक्लेयर नहीं हुआ इन शेयर्स। अब इनकी एंट्रीज पोस्ट करनी है। तो पहले इशू किए गए 1 जुलाई 2022, इसकी जरा एंट्री पोस्ट करते हैं। 1 जुलाई 2022 2 मिलियन के हैं। ठीक हो गया? तो मैं बच्चे एंट्री पोस्ट करने लगा हूँ आपके सामने, जहां कंफ्यूजन हो पूछिएगा जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बच्चे 1 जुलाई 2022। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट, मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा बच्चे, वर्किंग करते हैं। 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, अब डिस्काउंट में है तो 100 फेस वैल्यू है और 10 का डिस्काउंट इशू कर दिया, 90 हो गया। तो 2 मिलियन को 90 से मल्टीप्लाई करें, शाबाश, 180 मिलियन हो गया। यहाँ पे भी 180 मिलियन आ गया। एनालिसिस करें इसका, एक तरफ एसेट बढ़ा, दूसरी तरफ बच्चे लायबिलिटी बढ़ गई। एक एंट्री मुकम्मल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट की एंट्री 1 जुलाई 2022। आपको पता है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हम कहाँ चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। कितनी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट की फिगर बताई थी? 3 मिलियन की। 3 मिलियन, 3 मिलियन। एनालिसिस क्या हुआ? एनालिसिस हुआ, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ एसेट कम हो गया। ये भी एंट्री मुकम्मल हो गई। अच्छा बच्चे, आपको याद रखना है, अगर मेथड यूज हो रहा हो फेयर वैल्यू क्लासिफाई किया जाए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है, एक्चुअल पेमेंट या एक्चुअल रिसीट होता है, उसी पे इंटरेस्ट की इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे 31 दिसंबर 2022, अभी साल पूरा नहीं हुआ, 6 माह की रिकॉर्डिंग करनी है। तो 6 माह की रिकॉर्डिंग है तो हम इसको अक्रूवल ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो एंट्री, इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, फेस वैल्यू कितनी है बच्चे? 100। कितने मिलियन शेयर्स हैं? 2 मिलियन। मल्टीप्लाई कीजिएगा, कूपन रेट 10%, हमने पढ़ा था ना वहां पे कूपन रेट 10% लिखा हुआ था। तो 200, 2 इंटू 100 200 हो गया, उसका 10% कितनी फिगर बनी? 20। ऐसा ही है ना? 200 का 10% कितनी फिगर हुई? 20। बट ये तो पूरे साल की है, इसको 12 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। हमें तो ये चाहिए 6 मंथ्स की, तो ये कितनी फिगर हो जाएगी? 10। ये हमें कंसीडर करनी है। तो ये फिगर आ गई 10 मिलियन और ये भी फिगर है 10 मिलियन। एनालिसिस, एनालिसिस क्या होगा? एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आ गई लास्ट वन, एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट क्या है? फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस है ना। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है?
कह रहे क्रेडिट रेटिंग की वजह से भी इफेक्ट आ रहा है, वो कितने से 70%। अब जरा मैं इसका एनालिसिस पहले आपके सामने कर दूं, फिर उसके बाद हम जरा इसकी वर्किंग भी करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी बच्चों, अब आपने पहले कैलकुलेशन करनी है फेयर वैल्यू गेन बन रहा है या फेयर वैल्यू लॉस। क्लियर हो गया जी? फेयर वैल्यू गेन है या फेयर वैल्यू लॉस है। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने देखे 31 दिसंबर में शेयर्स की वैल्यू 80 रुपीज की है। कितनी है? 80। अब जरा बच्चों ने गलती कर देनी है, अच्छे से समझिएगा। 2 मिलियन इंटू 80 करें, कितनी फी आ गई? शाबाश, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी 160 की हो गई, 160 मिलियन। हमने रिकॉर्ड कितने की हुई है? देखिए रिकॉर्ड हमने की हुई है 180 की, प्लस इसमें इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ गया 10 मिलियन का। टोटल कितनी अमाउंट है? 190 मिलियन। ये रिपोर्टिंग डेट पे 31 दिसंबर 2022 पे फेयर वैल्यू है ये, और ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। दोनों के दरमियान का फर्क आ गया 30 का। गेन है या लॉस? जल्दी से बताइएगा। मैंने कैलकुलेशन इसी वजह से आराम से की है कि आपको समझ में आए बात। 2 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल, एक की 80 रुपए वैल्यू है, तो 160 मिलियन बन गया। अच्छा, 180 से तो हमने रिकॉर्ड किया था, देखिएगा ये 180 से हमने रिकॉर्ड किया होगा, ये देखिए 180 से ये लायबिलिटी है 180 से। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 मिलियन का, दोनों को ऐड करके देखें कितनी फिगर हो गई? 190। 190 और 160 के दरमियान का डिफरेंस है 30 मिलियन। ये 30 मिलियन का लॉस है या गेन? गेन। शाबाश, गलती ना कीजिएगा, लॉस ना बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो रही है। लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो, हमें 190 रुपए देने थे पहले, अब 190 नहीं देने, अब 160 देने हैं, तो फायदा क्या हो गया? 30 का फायदा हो गया ना। समझ आ गई ना? लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। एसेट होता तो लॉस होता, ये लायबिलिटी है। 190 रुपए देने थे, 190 की बजाय अब 160 देने पड़ेंगे, 30 रुपए लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। अब याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो तो आएगा ओसीआई में। क्रेडिट रेटिंग की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो ओसीआई में, वो कितने परसेंट है? 70%। अदर देन क्रेडिट रेटिंग के अलावा, अदर देन क्रेडिट रेटिंग के अलावा जो बाकी बच गया है वो कितना है? वो क्या होगा? 70% का रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 30%। तो शाबाश, कैलकुलेट करें। 30 का 70% 21 कहाँ रिपोर्ट करना है? ओसीआई में। 30 का 30, जी बचे 9, ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो गेन है। अब एंट्री पूरी पोस्ट करनी है। गेन से 31 दिसंबर 2022, तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी डिक्रीज कर गई कितने से? 30 मिलियन से। दूसरा इफेक्ट ओसीआई में, ओसीआई में कितने से इफेक्ट होगा? 21 मिलियन से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट कितने से आएगा? 9 मिलियन से। पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा। लायबिलिटी रिड्यूस हो गई कि बढ़ गई, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम भी इंक्रीज हो गई। ये बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सब बातें समझ में आ गई? 2 क्वेश्चंस हमने इस सेशन में किए, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।